नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जयप्रकाश नारायण का सबसे पहले परिचय जानेंगे। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, इस जो चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति आपको याद होगा कि 1974-75 में इमरजेंसी के दौर में यह क्रांति हुई थी बिहार से, जिसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण का पटना के गांधी मैदान में एक वृहत विशाल रैली, और उस रैली में जयप्रकाश नारायण का भाषण हुआ था। वही भाषण इस चैप्टर में दिया गया। तो यह चैप्टर जो संपूर्ण क्रांति है, यह भाषण है। यह आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है वह क्या है। भाषण है, कहानी है, लेख है, निबंध है। तो यह भाषण है जो जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में दिए थे। उससे पहले जयप्रकाश नारायण का जो परिचय है वह जान लेते हैं हम। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो यह एक प्रख्यात नेता शुरू से थे। इनका जो जन्म है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को इन्होंने पटना में इनका मृत्यु हुआ। जन्म स्थान सिताब दियारा गांव, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। तो इनका जो जन्म है, इनका जो गांव है सिताब दियारा, वह यूपी और बिहार के सारण जिला, यूपी का बलिया जिला, दोनों के बॉर्डर के हिस्से में सिताब दियारा पड़ता है। तो इनका जो जन्म है वह सिताब दियारा में। तो इस प्रकार से इनका जो ताल्लुक है वह यूपी से भी है और बिहार से भी। इनके बचपन का नाम बाउल था। इसको याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध, और बड़े होने के बाद लोकनायक के नाम से यह प्रसिद्ध हुए। सभी जानते हैं कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो इनको लोकनायक की उपाधि दी गई। आगे इनकी माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हरसु दयाल, पत्नी प्रभावती देवी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री। अब इनकी जो पत्नी है प्रभावती देवी, यह भी स्वतंत्रता सेनानी रह चुकी है। प्रभावती देवी का जिक्र जब भी बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन का जिक्र होता है तो प्रभावती देवी का जिक्र होता है, क्योंकि यह ब्रजकिशोर प्रसाद जो प्रसिद्ध गांधीवादी हैं और एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनकी पुत्री थी। तो यह भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आरंभिक शिक्षा घर पर ही, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए। यही बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। वहां कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कन्सिन, मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण की। मां की अव्यवस्था के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौटा। तो उसके बाद देखिए शिक्षा इनका काफी बढ़िया रहा है। आरंभिक शिक्षा तो घर पर ही हुआ, उसके बाद या पटना आ गए, पटना कॉलेजिएट में फिर दाखिल हुए। हिंदी में लेखनी का इनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला उस दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान
इनकी परीक्षा थी, इंटर की परीक्षा थी असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन असहयोग महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने शिक्षा अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी नहीं की, छोड़ दी, परीक्षा नहीं दी। फिर बाद में असहयोग आंदोलन जब बंद हो गया तो 1922 में वे अमेरिका चले गए। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ा, वहीं मार्क्सवाद और समाजवाद का भी अध्ययन किया। और इनकी माँ का जो तबीयत है वो काफी ज्यादा खराब हो गया, जिसके कारण वह पीएचडी न कर सके और भारत लौट आए। राजनीतिक जीवन इनका जानेंगे। तब 1929 में कांग्रेस में शामिल। तो देखिए, जब वो अमेरिका से आते हैं तो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 1932 में जेल जाते हैं। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो जब जेल से बाहर आते हैं तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में इनकी अहम भूमिका है। फिर 1939 में, फिर 43 में भी जेल गए। 42 के आंदोलन में विशेष प्रसिद्धि मिली। आजादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान। तो इनका जो ख्याति है वह ख्याति इनको भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में मिली। 1942 में जब वह जेल जाते हैं, फिर जेल से कई सारे अंदरूनी रेडियो चलाते हैं, काफी ज्यादा इनको ख्याति प्राप्त होती है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ। तो यह इनका राजनीतिक परिचय है। 1929 में कांग्रेस में ज्वाइन किए, फिर 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, फिर लगातार जेल जाते रहे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनको काफी ख्याति प्राप्त हुआ और उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, लेकिन बाद में राजनीतिक से अलग हो गए। 1954 में जब विनोबा भावे का सर्वोदय आंदोलन हुआ, नहीं, विनोबा भावे जो सर्वोदय आंदोलन किया जिसमें भूमि दान करने का आह्वान किया, उसमें यह जुड़े और काफी इन्होंने काम किया। उसके बाद 1974 में छात्रों के कहने पर छात्र आंदोलन, आपातकाल के दौरान जेल गए और इन्हीं के मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। जनता पार्टी का गठन होता है 1979 में और यही जनता पार्टी आज कई सारे राजनीतिक पार्टी में, तो जैसे जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, जनता दल, कई सारे जनता दल बन चुके हैं आज। इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, कृतियां, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी, डायरी भी, निबंध भी प्रकाशित। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान मिला उनको। 1998 में भारत रत्न जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजविद, विचारक, क्रांतिदर्शी नेता, समर्पित समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। उनका अध्ययन विशाल और वैविध्यपूर्ण था। तो 1998 में इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण काफी ख्यातिपूर्ण सामाजिक और स्वाधीनता में भी इनकी कई सारी लड़ाइयां हैं। सम्मान और लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा थी। निष्ठा और अध्यावास से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान, प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय में विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया।
स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांतिधर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोकतांत्रिक रचनात्मक राजनीति और समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की तथा लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए हुए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा। गांधीवादी के संसर्ग में आकर उन्होंने अपनी लोक निष्ठा अधिक सुदृढ़ की तथा विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं के हृदय में परिवर्तन, पुनर्वास को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। आगे जब वे देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। तब आंदोलन ने देखते ही देखते राष्ट्रव्यापी संगठित रूप धारण किया। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहकर पुकारे गए और वे युवा शक्ति के प्रतीक तथा युवाओं के हृदय सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने को व्यापक अपील की। तो जयप्रकाश नारायण का जो जीवन है वह स्वाधीनता संग्राम से लेकर के आपातकाल के लिए युद्ध हो वहां तक उन्होंने विनोबा भावे के साथ भूदान आंदोलन में काम किया। छात्रों के साथ मिलकर जो आपातकाल का विरोध किया। उसके बाद वे जेल भी गए। जनता पार्टी के गठन में उनका योगदान रहा। इस प्रकार से उनका पूरा जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों पर न्यौछावर रहा। संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया। सत्ता परिवर्तन उसका प्रारंभिक चरण भर था। आगे न्याय, सामाजिक कार्यक्रम थे जिन्होंने अनवरत संगठित प्रयासों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह अस्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही पटना में उनका अवसान हो गया। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान में दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोककर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के साथ अभियान चलाएगी। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा अथक प्रयास किया गया लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का, साथ ही साथ सामाजिक सौहार्द लाने का। जनता पार्टी का गठन किया गया, लेकिन वह जनता पार्टी 2-3 बरस भी टिक ना सकी और उनके बीच के नेताओं में आपसी कलह के बीच जनता पार्टी खंड खंड हो गई। जनता पार्टी कई खंडों में टूट गई और जो जयप्रकाश नारायण चाहते थे वह आज भी मुद्दा गौन हो गया। अब उसी जनता पार्टी से निकले हुए कई सारे नेताओं को आपने देखा है, चाहे वह नरेंद्र मोदी हो गए, लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, सुशील मोदी जो अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया, शरद यादव, कई सारे नेता जो अभी आपको भारतीय राजनीति में दिखते हैं, जिनकी भारतीय राजनीति में पैठ है, वह सब जनता पार्टी से निकले हुए नेता हैं। और जो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था, जो संपूर्ण क्रांति थी, वो कहीं ना कहीं आज भी अधूरी है। आज भी इसको पूरा नहीं किया जा सका है। यहाँ 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों लाख की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोगों विशेषकर युवा वर्ग के उस ऐतिहासिक जन सम्मर्द के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में भी शांतिपूर्ण अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण कर लिया।
पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठा हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुरस्कार जनसंवाद कार्यक्रम हो सका। तो यह जो भाषण है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया और वह एक ऐतिहासिक भाषण था। वैसा भाषण अभी ना ही उसके बाद कभी दिया गया, ना ही वैसी भीड़ जुटी और ना ही वैसे अब लोग रहे। तो इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति का असली जो मकसद था वह आज भी कहीं ना कहीं अधूरा है। अब हम अगले क्लास में संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण का भाषण का अंश दिया गया है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे कि जयप्रकाश नारायण की क्या क्रांतिकारी सोच थे और असल में संपूर्ण क्रांति का क्या मकसद था। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।